हेलो गाइस, एक्सटेंसिव शू मॉडलिंग रेफरेंस इमेजेस की सपोर्ट से इस ट्यूटोरियल को मैंने पार्ट्स में ब्रेक किया है। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। हेलो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो कोर मॉडलिंग है ब्लेंडर में विद रेफरेंस इमेजेस, और हम रेफरेंस इमेजेस की सपोर्ट को लेंगे और मॉडल को क्रिएट करेंगे जस्ट लाइक प्रोफेशनली जिस तरह से प्रोसीड किया जाता है वैसे ही करेंगे। और ब्लेंडर की फीचर्स को जो कि हम पहले ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं प्रोफेशनली एक्सप्लोर करेंगे। अब ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग कर्व नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशनल अप्रोच और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि किस तरह से उन टूल्स को यूज किया जाता है। दूसरे ये कि इस ट्यूटोरियल में हमें कुछ अरेंजमेंट्स करनी होंगी, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ट्यूटोरियल जो है ये ट्यूटोरियल की एक शॉर्ट सीरीज है जिसके अंदर मैंने इस पूरे मॉडलिंग ट्यूटोरियल को पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोग पार्ट्स को फॉलो करें और बाय द टाइम सीरीज गोज ऑन आप अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करते चले जाएं और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके इसकी कॉन्सेप्ट्स और इसकी अप्रोच को समझ सकें, बिकॉज इट इज अ सेंसिटिव ट्यूटोरियल। और इसके अंदर जो खास किस्म की मॉडलिंग मैंने चूज की है वो मिक्स्ड फॉर्म है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉडलिंग की। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले अगर आप ये देखें तो ये पर्सपेक्टिव है, और इसमें भी जाने से पहले मैं आपको फोटोशॉप में लेकर जाता हूं जहां पर मैंने ये एक फाइल क्रिएट की है। इस फाइल में 3 रेफरेंस इमेजेस हैं। ये आप इस शू का टॉप व्यू देख रहे हैं, और ये इसका राइट साइड व्यू है, या इसको आप साइड व्यू भी कह सकते हैं। बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे ही अलाइन किया हुआ है टॉप व्यू को, और उसके ऊपर ऐसे ही अलाइन किया हुआ है बॉटम व्यू को। क्योंकि जब हम शू मॉडलिंग शुरू करेंगे हम बेसिकली ज्यादातर अप्रोच यही होती है कि हम सोल से शू मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं, या इसको उर्दू में तलवा भी कहते हैं, और यहां से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ये बेसिकली प्रोफेशनल अप्रोच है। तो ये 3 बेसिकली मेरे पास इमेजेस हैं, साइड व्यू, टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू। अब इसको हम ब्लेंडर में किस तरह से मैनेज करेंगे, देखिए जब भी याद रखिएगा रेफरेंस इमेजेस के साथ जब काम हो रहा होता है तो आपको बड़ा ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, आपको व्यूज के साथ ऑर्गेनाइज होना होता है, और दूसरे इनकी नेमिंग कन्वेंशन को बिल्कुल ठीक रखना होता है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। मैं वापस आता हूं ब्लेंडर में, और मैं आपको चूंकि बता चुका हूं कि हम रेफरेंस व्यूज यूज करेंगे, और मैंने आपको 3 इमेजेस अभी दिखाई हैं, साइड व्यू, टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू। लेट्स सी देम अगेन। दिस इज द साइड व्यू, एंड दिस इज द टॉप व्यू, एंड दिस इज द बॉटम व्यू। ये हमने तीनों देख ली हैं। तो इस वक्त हम पर्सपेक्टिव व्यू में मौजूद हैं। जब आप ब्लेंडर को लॉन्च करते हैं सबसे पहले तो मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूं। लाइट्स और कैमरास, मैंने शिफ्ट प्रेस किया है, लाइट्स और कैमरास को मैं हाइड कर देता हूं। अब मेरे पास सिंपल एक ग्रिड लेवल मौजूद है, एक पर्सपेक्टिव व्यू मौजूद है। मैं 3 प्रेस करता हूं तो आप देखिए मैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला गया, और यहां पर आकर मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूं तो ये मेरे पास ऐड ऑब्जेक्ट की लिस्ट आ जाती है, जो कि यहां से भी आ सकती है। शिफ्ट ए का मतलब है यानी कि ऐड ऑब्जेक्ट का मतलब है इन माया इट इज क्रिएट, इन ब्लेंडर इट इज ऐड विच इज क्रिएट अगेन। और फिर यहां पर आने के बाद मैं इमेज रेफरेंस में जाता हूं, और ये रेफरेंस इमेज मैं यहां से लेता हूं, और जहां पर भी मैंने जिस फोल्डर में भी इसको रखा हुआ है तो जाहिर है ये राइट ऑर्थोग्राफिक है, तो मैं साइड व्यू यहां पर लेकर आऊंगा और लोड कर दूंगा इस रेफरेंस को। ये रेफरेंस मेरे पास यहां पर लोड हो गया। फौरन मैं जाऊंगा और बगैर देर किए हुए मैं इसका नाम दे दूंगा, साइड व्यू भी कह सकता हूं या साइड सिर्फ कह देता हूं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद मैं 7 प्रेस करूंगा, और 7 प्रेस करूंगा तो मैं टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाऊंगा। शिफ्ट ए फिर प्रेस करूंगा, इमेज रेफरेंस में जाऊंगा, और इस बार मैं टॉप व्यू को यहां से ले लूंगा। और जैसे ही ये टॉप व्यू मेरे पास यहां पर आ जाएगा, ये देख लीजिएगा कि ये इमेजेस आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, जैसा कि मैंने आपको फोटोशॉप में दिखाया है कि इनको इनके ऊपर पहले वहां पर काम हुआ है और इनको बिल्कुल अलाइन किया गया है। तो ये आप लोगों को करना होगा, और मैं इसका नाम टॉप दे देता हूं। इसके बाद मैंने 7 प्रेस किया था और मैं टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में था।
अगर मैं कंट्रोल 7 प्रेस कर दूंगा तो अब मैं बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाऊंगा, लेकिन चूंकि टॉप एंड बॉटम वर्टिकल व्यू अलाइनमेंट्स में एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए आपको यहां पर ये रेफरेंस इमेज टॉप व्यू की नजर आ रही है। दैट इज वाई मैंने यहां पर इनके नाम दिए थे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं यहां पर शिफ्ट ए दोबारा प्रेस करूंगा, इमेज रेफरेंस में जाऊंगा और इस बार मैं बॉटम रेफरेंस इमेज जो है वो उसको यहां पर ले लूंगा। वो आपको यहां पर नजर नहीं आएगी। इफ आई मिडिल माउस बटन स्क्रॉल मैं करूंगा तो मैं पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाऊंगा। और अगर अब आप देखिए तो Z नीचे हुआ हुआ है, क्योंकि मैं पहले बॉटम व्यू में था, तो इसका ख्याल रखिएगा। इसी वजह से आपको ये राइट साइड जो है ये नीचे नजर आ रही है। फौरन Z एक्सेस को ऊपर कीजिए। रेफरेंस इमेजेस को समझने का तरीका होता है। ये आपने ऊपर कर दिया। अब आप उसी नॉर्मल मोड में चले गए हैं। मैं पैन कर रहा हूं इस वक्त, और अब मैं क्या करूंगा, टॉप व्यू को मैं लूंगा और मैं प्रेस करूंगा R Z और कंट्रोल प्रेस कर दूंगा। तो उससे होगा ये कि ये मेरे पास स्नैप होने लग जाएगा। अगर आप यहां पर देखें तो ये स्नैप हो रहा है, और मैं 90 डिग्री पर लाकर इसको रख दूंगा ताकि इसकी ओरिएंटेशन जो है वो ठीक हो जाए। और उसके बाद मैं GZ प्रेस करूंगा और इसको ऊपर ले जाऊंगा। इसी तरह से मैं बॉटम व्यू को सेलेक्ट करूंगा। देखिए यहां पर हमने इसका नाम नहीं दिया है, मैं इसका नाम दे देता हूं बॉटम। और अब मैं इस बॉटम व्यू को सिलेक्ट करूंगा, RZ प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा, और इसको भी मैं एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर लेकर चला जाऊंगा और GZ, और अब मैं इसको नीचे लेकर आ जाऊंगा। इसी तरह से इस साइड व्यू को मैं करूंगा ये कि GX प्रेस करूंगा और इस एक्सिस में पीछे ले जाऊंगा। अब अगर आप देखें तो ये मेरा पर्सपेक्टिव व्यू है। मैंने अलाइन कर लिया है पर्सपेक्टिव इमेजेस को, रेफरेंस इमेजेस को मैंने अलाइन कर लिया है। अब आप देखें कि मेरे पास बॉटम व्यू मौजूद है, टॉप व्यू मौजूद है, और मेरे पास इस वक्त साइड व्यू मौजूद है। मुझे यही चाहिए। मकसद मेरा इस शू को 100% ऐसा बनाना ही है, लेकिन इसके अंदर अगर कोई अनड्यूरेशंस होंगी तो वो आपका काम है कि आप सीवीज, एजेस और फेसेस को मैनिपुलेट करके अपने शेप को ठीक करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज का पार्ट नहीं हो सकता। याद रखिएगा ये पार्ट 1 है। मैं इस पार्ट 1 में सोल तक महदूद रहूंगा, और उसके बाद पार्ट 2 में मैं कैप और बॉडी और फिर दूसरे और पार्ट्स की तरफ जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस सोल तक अपने आप को बिल्कुल कॉन्फ़िगर कर लें, इसके लिए तैयार हो जाएं, रेफरेंस इमेजेस को समझ लें, उनके ओरिएंटेशन को समझ लें। दूसरी चीज ये है कि ये जो रेफरेंस इमेजेस हैं ये मैं आपको ट्यूटोरियल में अंदर डिस्क्रिप्शन दूंगा ताकि आप इनको यूज कर लें, वरना आप कोई भी शू की इमेज लेकर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इंटरनेट पर आपको हजारों इमेजेस मिलेंगी जिनका राइट साइड, टॉप साइड एंड बॉटम साइड मौजूद होंगी। लेकिन मसला यह है कि ये जो मैंने इस वक्त शू लिया है ये 100% ऑर्थोग्राफिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉटम व्यू को देखें तो बॉटम व्यू थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में है। इसी तरह से आप टॉप व्यू को भी देखें तो वो भी पर्सपेक्टिव में है। इसलिए हमें यहां पर अंदाजे से भी काम करना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अंदाजा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हर बार हर चीज परफेक्ट नहीं मिलेगी, और जब आप स्टूडियो में या ऑफिस में काम कर रहे होंगे वहां पर आपके पास जरूरी नहीं है कि हर वक्त परफेक्ट आर्ट वर्क आ जाए। तो आपको अंदाजे से काम करना होता है, और ये टूल्स इतने पावरफुल हैं, लेकिन बाद में आपका अपना पर्सपेक्टिव, आपकी अपनी अप्रोच और आपकी अपनी मेथोडोलॉजी जो है वो काम आती है चीजों को ठीक करने के लिए। तो दिस इज नॉट 100% ऑर्थोग्राफिक बट वील ट्राई। मैं सबसे पहले करूंगा ये कि साइड व्यू को हाइड कर दूंगा आउटलाइनर में जाके, और टॉप व्यू को हाइड कर दूंगा। इस वक्त मेरा काम जो है वो बॉटम व्यू से है, और मैं कंट्रोल 7 प्रेस करूंगा। कंट्रोल 7 प्रेस करने के बाद मैं यहां पर आऊंगा और शिफ्ट A प्रेस करूंगा और एक प्लेन क्रिएट करूंगा। अब आप ये देखिए कि ये जो प्लेन है ये क्रिएट तो हो गया है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये प्लेन तो क्रिएट हो गया, लेकिन ये इस बॉटम रेफरेंस इमेज के पीछे है। अब इसको आगे लाने का तरीका यह है कि आप सिंपली बॉटम व्यू को सेलेक्ट करें, और बॉटम व्यू को सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड के ऊपर आएं, और यहां पर आने के बाद आप इसके ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाएं,
तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है, अगर मैं चाहूं तो ट्रांसपेरेंसी को क्लिक कर दूं और मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना शुरू कर दूं, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आपको ये प्लेन नजर आने लग जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को हाथ ना लगाऊं और मैं यहां पर देखें तो डेप्थ डिफॉल्ट फ्रंट और बैक लिखा हुआ है। अगर मैं इसको बैक कर दूंगा तो हमेशा, अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस इमेज के ऊपर रहेगा। ये किसी भी रेफरेंस इमेज के लिए बड़ी अच्छी कमांड है। अगर मैं कंट्रोल 7 दोबारा प्रेस करता हूं तो आप देखें कि ये इस वक्त ये प्लेन यहां पर मौजूद है। और मैं करूंगा ये कि अब मैं ऑल्ट जी प्रेस करूंगा ताकि एक्सरे मोड में मुझको ये सोल है वो नजर आए। जो मेरा एरिया है इस वक्त वो ब्राउन एरिया है। बेसिकली सोल तो वही है, बाकी तो वो जो आपको साइड लाइन नजर आ रही है वो पर्सपेक्टिव की वजह से नजर आ रही है। तो अब मैं ऑल्ट जी प्रेस करूंगा और इसमें आने के बाद मैं टैब प्रेस करूंगा ताकि मैं इसके एडिट मोड में आ जाऊं। उसके बाद मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं जी वाई से इसको मूव कर सकता हूं ऊपर और इसके साथ इसको अलाइन कर सकता हूं, या जी एक्स या जी जेड को यूज कर सकता हूं। लेकिन मेरे लिए कंफर्टेबल इस वक्त जो है वो मूव की ये गिज्मो है। अगर ये गिज्मो मुझे मिल जाए और मैंने ये यहां से ले लिया है, अब इस गिज्मो से मैंने इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको ऊपर लेकर यहां पर लाकर अलाइन करूंगा। और प्रिसाइसली अलाइन जितना आप कर सकते हैं करें, अदरवाइज अंदाजा तो आपको यहां पर लगाना ही पड़ेगा। कोशिश मैं ये करूंगा कि मैं इन साइड्स को स्ट्रेट रखूं जितना मुमकिन है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। और मैं ये यहां पर कुछ इस तरह से करूंगा और अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा और कंट्रोल आर प्रेस करने के बाद मैं कुछ लूप्स, एज लूप्स जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुझे शेप देना है। एज लूप्स को देखना है अगर आपने कि ये किस तरह से ऐड किए जाते हैं, पिछले ट्यूटोरियल देखिए। अदरवाइज इसकी हॉट की कंट्रोल आ रहे हैं, व्हील माउस को मैंने स्क्रॉल किया ताकि नंबर ऑफ एज लूप्स बढ़े, एंड देन लेफ्ट क्लिक किया ताकि नंबर ऑफ एज लूप्स क्रिएट हो जाए। अब आप देखिए कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मौजूद है और अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर, सोल के ऊपर अलाइन कर रहा हूं। ये याद रखिएगा ये फाउंडेशन ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का किसी हद तक प्रिसाइज होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहरहाल इसको कर रहा हूं और मैं इसको स्ट्रेट लाइन में, अगर आप देखें तो मैंने रफली इसको अलाइन कर दिया है इस ऑब्जेक्ट को। अगर मैं ऑल्ट जी दोबारा प्रेस कर दूं तो ये आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा। अब एक काम और करना है और ऑल्ट जी एक्सरे मोड में मैं दोबारा गया हूं, मैं टैब प्रेस करूंगा ताकि मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊं। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद अगर मैं कंट्रोल 3 प्रेस कर दूं तो मैं एक मॉडिफायर इसके ऊपर लगा दूंगा जिसका नाम है सब डिवीजन मॉडिफायर। लेकिन इसको वैसे देखने का तरीका क्या है कि आप यहां पर आएंगे और ये रहा मॉडिफायर प्रॉपर्टीज, इसमें जाएंगे और सब डिवीजन मॉडिफायर यहां से ऐड कर देंगे। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर मैं ऑल्ट जी प्रेस करता हूं, अब आप ये देखिए शेडेड आपको नजर आ रहा है। और अब आप देखें कि मैंने चूंकि सब डी लगा दिया है। इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूं और सब डी खत्म कर देता हूं तो ये मैं ऑब्जेक्ट मोड में मौजूद हूं। कंट्रोल 3 प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहां पर ये सब डी लग गया है और लेवल व्यू पोर्ट जो है वो मैं 3 कर दूंगा। यानी कि जब ये लगा था तो ये 1 था और कंट्रोल 3 प्रेस ही इसलिए किया है कि ये कंट्रोल 3 के इसकी हॉट की है, सब डिवीजन जो है वो 3 लेवल के ऊपर जाकर स्मूथनेस के इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। अब आप देखिए मैं टैब मोड दोबारा प्रेस करता हूं, इसमें दोबारा आता हूं और अब मैं इसको अलाइन करने की कोशिश करूंगा। 8 या 9 सेगमेंट्स मेरे हिसाब से इसके लिए काफी हैं, लेकिन अगर इसमें ऐड करने पड़ गए तो हम उनको ऐड भी करेंगे एजेस को। तो अब मैंने ये अप्लाई कर दिया। अब आप ये देखिए मैं इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूं और थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूं। उसकी वजह यह है कि मुझे अभी जाकर साइड व्यू में इस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ उठाना होगा, तो मुझे यहां पर एक कर्व चाहिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लिया है। इस वाली एज को मैं इस एज के करीब लेकर आ गया हूं। अब आप देखिए
मैं इसको अलाइन कर रहा हूं और यहां पर कंट्रोल आर प्रेस करके मैं एक और एज दे देता हूं। अब अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस मेरे पास हो गई हैं। और अब मैं इसको जितना प्रिसाइसली, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो बीच में जो सेगमेंट्स हैं वो स्ट्रेट रहें, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इन सेगमेंट्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता हूं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा अंडुलेशंस होनी नहीं चाहिए। जितना साफ रखेंगे मॉडल उतना बेहतर होगा, जितना ऑर्गेनाइज हो जाए उतना अच्छा होगा। और उसके बाद जनाब मैं यहां पर इस वाली सेगमेंट को भी, क्योंकि ये भी हिस्सा जो है वो, ये पार्ट भी जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा बाद में, और मैं इसको यहां लेकर आऊंगा। इसके बाद मैं इसको ले जाकर इसके साथ अलाइन कर रहा हूं, ये देख रहे हैं आप। और अब मुझे जरूरत है सिर्फ एक और सेगमेंट की, आई गेस सो, जो कि मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा। कंट्रोल आर, इधर मैंने उसको अप्लाई कर दिया और यहां पर मैंने इसको ऐड किया है। और अब मेरे पास ये पार्ट जो है वो बिल्कुल तकरीबन, अगर आप समझें तो ठीक हो चुका है। मैंने इन वर्टेक्स को सेलेक्ट किया। ये मैनिपुलेशन होती है, ये इन्हीं चीजों से आपने दोस्ती करनी है। हर हाल में आपको ये आना चाहिए कि वर्टेक्स, देखिए ना यहां पर अभी कोई टूल इस्तेमाल नहीं हो रहा, टूल्स ने तो अपना काम कर दिया है। अब अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ इस तरह की मैनिपुलेशन हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। देखिए मैं स्ट्रेट ही लेकर जा रहा हूं आगे, और ताकि मैं चाहता तो मैं ऐड भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसी के साथ इसको अलाइन कर दिया। अब आप देखिए मेरे पास ये कोई तकरीबन 9 एजेस बन गई, जिसमें ये 2 एजेस करीब हैं, ये 2 एजेस करीब हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा उठेंगी ऊपर की तरफ जब हम साइड व्यू में जाएंगे। और बाकी मैं इसको अब देख रहा हूं सेट कर करके, अंदाजन ऑलमोस्ट ये बिल्कुल सही अलाइन हो गया है। अब अगर आप देखें तो बॉटम व्यू का काम जो है वो खत्म हो गया है। मैं करूंगा ये कि बॉटम व्यू को हाइड कर दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देन आई विल प्रेस 3। अब मैं 3 प्रेस करूंगा, या मैं पर्सपेक्टिव व्यू में दोबारा चला जाता हूं ताकि आपको ये क्लियरली नजर आ जाए। और मैं यहां पर साइड व्यू को लेकर आ जाता हूं। साइड व्यू को मैं सेलेक्ट करता हूं, इसके ऑब्जेक्ट डेटा मोड में मैं जाता हूं, और उसमें जाने से पहले मुझे इस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में से बाहर आना होगा, वरना वो मुझे इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएगा। और अब मैं बाहर आ गया हूं, मैंने साइड को फिर से सेलेक्ट किया और अब मैं इसके ट्रांसपेरेंसी लेवल के ऊपर गया। ये ब्लेंडर के अंदर थोड़े से मसाइल हैं, आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप एडिट मोड में होते तो आप इसके ऑब्जेक्ट डेटा मोड के अंदर जा ही नहीं सकते थे। और उसके बाद मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी फॉलो कर सकता हूं, वो मसला अभी तो नहीं है। लेकिन ये अब आपको पता चल गया कि ये मेरे पास बॉटम व्यू बन गया है। मैं 3 प्रेस करता हूं और इसको मैं बैक कर देता हूं। बैक मैंने कर दिया इसको, और अब मैं उस प्लेन को सिलेक्ट करता हूं। और प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद GZ सेलेक्ट करता हूं, तो देखिए वो प्लेन आपको ये नजर आ रहा है। अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू में देखें तो वो आपको ऐसे नजर आ रहा है। इस प्लेन को मैं लेकर आता हूं, जो कि आपको अब इस ओरिएंटेशन में एक स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगा। अगर आप टॉप व्यू में होते तो आपको ये पूरा का पूरा नजर आ रहा होता। तो ये मैं लेकर आता हूं और अब मैं टैब प्रेस करता हूं। देखिए मैंने टैप किया है। टैप करने के बाद मैं ये देखिए पर्सपेक्टिव व्यू में दोबारा आया हूं, तो जब टैप किया तो मैं एडिट मोड में आ गया हूं। और अब मैं प्रेस करता हूं ए का मतलब है कि एडिट मोड में वर्टिसेस, एजेस और फेसेस सबको उसने सेलेक्ट कर लिया है जैसे ही मैंने ए प्रेस किया है। अब मैं GZ प्रेस करता हूं और इसको लाकर यहां पर अलाइन कर देता हूं। ऑलमोस्ट मैंने इसको यहां पर अलाइन कर दिया। अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा। मैं दोबारा से साइड व्यू को लेता हूं और ऑब्जेक्ट मोड में साइड व्यू को लेने के बाद मैं यहां पर क्लिक करता हूं, तो मेरे पास यहां से सेलेक्ट करने से ये मेन्यू नहीं आता
ये अजीब सी चीज है, लेकिन अब मैंने जैसे यहां क्लिक किया ये आ गया मेन्यू, और उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर देता हूं ताकि आपको ये प्लेन थोड़ा सा नजर आए। और अब मैं क्या करता हूं कि ऑल्ट जी प्रेस करता हूं। ऑल्ट जी प्रेस करने से फायदा क्या होगा, देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है और ऑल्ट जी प्रेस किया है, और मैं 3 में चला गया हूं, मैं टैब मोड में जाता हूं। ऑल्ट जी प्रेस करने से फायदा यह होगा कि मुझे ये सारे के सारे वर्टेक्स जब मैं सेलेक्ट करना चाहूंगा तो ये सारे के सारे वर्टेक्स जो है मैं सेलेक्ट कर सकूंगा। अगर मैंने ऑल्ट जी प्रेस नहीं किया हुआ होगा तो होगा क्या कि मैं जब भी साइड व्यू में इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, देखिए मैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूं और मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूं या इस वर्टेक्स को क्रॉस विंडो से सेलेक्ट करता हूं, तो हुआ क्या कि उसने सिर्फ एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया। ये ब्लेंडर का एक इशू है, क्योंकि उसके लिए आपको एक्सरे मोड में जाना पड़ता है, और एक्सरे मोड में अगर मैं जाता हूं और 3 प्रेस करता हूं और अब मैं क्रॉस विंडो करता हूं, तो देखिए उसने दोनों वर्टेक्स दोनों साइड्स के सेलेक्ट कर ली, क्योंकि मुझे इन दोनों को अलाइन करना है इसके साथ। तो अब मैं बेसिकली साइड व्यू में दोबारा जाता हूं, पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं हूं, और अब मैं क्रॉस विंडो करता हूं, एक्सरे मोड में मौजूद हूं, और अब मैं इसको अलाइन करता हूं। ये देखिए मैं इसको अलाइन कर रहा हूं, और क्रॉस विंडो से मैं सिलेक्शन कर रहा हूं ताकि दूसरी साइड के वर्टेक्स भी मैं सिलेक्ट कर सकूं। और मैंने ये सेलेक्ट किया, और अब मैं ऊपर गया, इसको मैंने अलाइन किया इस सोल के साथ में राइट साइड व्यू में। अगर आपको ये हल्की सी लाइन नजर आ रही हो, क्योंकि अभी आपकी रेफरेंस इमेज खुली हुई है तो इसलिए इतना ज्यादा विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप देखें तो अब मैं पर्सपेक्टिव व्यू में आऊंगा तो ये देखिए कि ये किस तरह से इसने इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेरिएबल हुआ था मामला प्रोफाइल का, उसके साथ हमने इसको अलाइन कर दिया है। अब जैसे ही ये अलाइन हुआ मैं राइट साइड व्यू में दोबारा जाऊंगा, और राइट साइड व्यू में आने के बाद मैं ए प्रेस करूंगा दोबारा। जैसे ही मैंने ए प्रेस किया उसने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, देखिए मैं एडिट मोड में हूं। अब आप देखिए मैं ई प्रेस करूंगा, ई जैसे ही प्रेस किया तो ये पूरा का पूरा जो प्लेन था ये एक्सट्रूड होने के लिए तैयार है। लेकिन अगर अब आप इस लाइन को देखें, एक ब्लू लाइन आपको नजर आ रही होगी, वो ब्लू लाइन आपको ये बता रही है कि ये लाइन तो एक्सट्रूड तो हो जाएगा, लेकिन ये एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल हो रहा है, और उसका नॉर्मल जो है 100% वर्टिकल नहीं है। उसके लिए आपको ई प्रेस करने के बाद जी प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये 100% वर्टिकल एक्सट्रूड हो। और ये देखिए मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, और यहां पर एक्सट्रूड करके मैंने इसको इतना रख दिया, क्योंकि मुझे ये जो साइड है इस साइड के साथ इसको अलाइन करना है भाई, ताकि ये एक्सट्रूजन, ये जो सोल है ये पूरा का पूरा क्रिएट हो जाए। ये पूरा का पूरा सोल मुझे क्रिएट करना है। ये करने के बाद मैंने, अब अगर आप देखें तो आपको ये पर्सपेक्टिव व्यू में नजर आ रहा है, और अब मैं फिर 3 प्रेस करूंगा, साइड व्यू में ही रहूंगा, और अब मैं ये मुझे हर हाल में देखना है कि मैं एक्सरे मोड में हूं, कहीं गलती से ऐसा ना हो कि मैं एक्सरे मोड से बाहर चला जाऊं और सिर्फ एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहा हूं। देखिए अब मैं क्रॉस विंडो से सेलेक्ट कर रहा हूं, क्लिक करके सेलेक्ट नहीं कर रहा, और अब मैं इसको अलाइन करना शुरू कर दूंगा, और सिंपल है बिल्कुल, और मैं इसको अलाइन करके यहां तक लेकर आ जाऊंगा और इस सोल को कवर करना शुरू कर दूंगा। याद रखिएगा सब डिवीजन मॉडिफायर हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी स्मूथनेस है, इसलिए उसको निकाल मत दीजिएगा। और देखिए तो मैंने एक कोशिश ये की हुई है कि ये ज्यादातर स्ट्रेट लाइंस हैं, और मैंने इन स्ट्रेट लाइंस को अभी तक एंगुलर नहीं किया। जहां तक मैं कर सकता हूं इनको मैं स्ट्रेट लेकर चल रहा हूं, परफेक्टली वर्टिकल है ये लाइंस। उसके बाद मैंने यहां पर आकर, क्योंकि अगर आप देखें तो ये प्रोफाइल जो है वो इस तरह से हुई हुई है, तो मैंने इसको इसके साथ अलाइन किया, इस पार्ट के साथ भी तो हमको इसको अलाइन करना था, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड मैंने इसको कर दिया, और अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी कुछ इसी तरह से मैंने इसको भी कर दिया अलाइन, जितना मैं इसको अलाइन कर सकता था। अब अगर आप देखें तो एग्जैक्टली इसी चीज को आपने फॉलो करना है। अब
मैं क्या करता हूं कि राइट साइड व्यू को भी हाइड कर देता हूं, ऑल्ट जी से बाहर आ जाता हूं। और अब अगर आप देखें मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूं, तो ये आपका वो सोल है जो कि क्रिएट हुआ है। मैं टैब प्रेस करता हूं, टैब प्रेस करने के बाद मैं 2 प्रेस करता हूं और मैं अब एडिट मोड में एज मोड के अंदर एज लेवल के ऊपर आ गया हूं। ऑल्ट प्रेस करूंगा तो ये पूरी एज लूप जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। और अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करूंगा, दूसरा एज लूप भी उसने सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट प्रेस करूंगा, ये एज भी उसने ऐड कर ली। शिफ्ट प्रेस करते हुए ही इस एज को सिलेक्ट करूंगा, ये एज भी उसने ऐड कर ली। अब आप देखिए क्या हुआ है, ये पूरी की पूरी एज मैंने सेलेक्ट की है, नथिंग एल्स। मैंने फेसेस सेलेक्ट नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, क्योंकि देखें हुआ क्या है कि मुझे यहां पर एक क्रीज देनी है। ये तो बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल राउंडेड है। अब अगर मैं शिफ्ट ई प्रेस करूंगा, क्रीज देने का एज के ऊपर तरीका ये देखिए अब आप कैसी पावरफुल कमांड है। और उसने एक क्रीज दे दी, ये 100% क्रीज हो गई। इतना हमने नहीं रखना, हमने बिल्कुल एंड पर लाकर इतना छोड़ देना, ये इसकी लिमिट है। बस इतना मैंने इसको कर दिया तो ये मेरे पास एक क्रीज क्रिएट हो गई है। इसी तरह से मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ऑल्ट, ये देखिए इसने एच को सेलेक्ट कर लिया। ऑल्ट शिफ्ट इस एच लूप को सेलेक्ट कर लिया। ऑल्ट शिफ्ट पर ही मैंने प्रेस किया हुआ है, इस एच को सेलेक्ट कर लिया और इस एच को भी सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट ई दोबारा प्रेस किया तो यहां पर भी क्रीज क्रिएट हो गई। ये 100% क्रीज है, ये इसके फौरन बाद इतनी हमने क्रीज छोड़ दी। और अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये सोल क्रिएट हो गया है। आपको यहां पर ये फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे होंगे, उसकी वजह यह है कि ये फ्लैट शेडेड है। ये आपको जो अभी दिखा रहा है ब्लेंडर, वो फ्लैट शेडेड प्रेजेंटेशन, व्यू प्रेजेंटेशन कर रहा है। मैं टैब मोड में दोबारा आता हूं, अगर मैं यहां पर अगर राइट क्लिक करूं और शेड स्मूथ कर दूं तो ये देखिए ये मेरे पास स्मूथ शेडेड आ गया और ये मेरे पास सोल जो है वो इसका क्रिएट हो गया। गाइस इस ट्यूटोरियल को हम अभी यहीं तक रखते हैं। ये भी मेरे हिसाब से ट्यूटोरियल बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें रेफरेंस इमेजेस थी और इसके अंदर सोल की मैनिपुलेशन थी, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हुआ। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम इसकी कैप के ऊपर जाएंगे, इसकी बॉडी के ऊपर जाएंगे और इसके और दूसरे एलिमेंट्स जो है उनको क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सोल। लेकिन ये फाउंडेशन एलिमेंट है, फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट है इस शू का, इसलिए इसको परफेक्टली बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। एक एक चीज को फॉलो कीजिएगा जो कि मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली। अभी आपको इधर उधर अपनी सोच लगाने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को फॉलो कीजिएगा और इस सोल को क्रिएट करने की कोशिश करें। विद इन 2 to 3 days I'll meet you with another part, the part 2 of this tutorial. This is part 1 of the tutorial and part 2 will be coming in 3 days or a little earlier. I'll try my best. Guys, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।